हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। आज के सेशन में हम लोग पेपर 2 विज्ञान पैडागोजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम सेट नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, यहाँ पीडीएफ मिलेगा आपको चैनल का, और जो भी हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं उसके सारे पीडीएफ यहाँ मौजूद होंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके की सेशन ज्वाइन करने के लिए, और सीटेट 2020 प्रिपरेशन एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन लाइक KVS 2020 and MPTET. So question number 1 से स्टार्ट करते हैं। At primary stage, which of the following method is useful for student in searching answer by exploring different resources? ऊपरी प्राथमिक चरण में छात्रों के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयोगी है जो विभिन्न संसाधनों की खोज करके उत्तर दे? ऑप्शंस आर टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विद डेली लाइफ, B. Study scientific fact, read the topic in advance, C. Keeping the student engaged during the vacation by giving lots of homework, D. Asking student to write an essay. आप लोग आंसर करते रहिएगा चैट में। बताया भाई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पूछा गया है अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो कौन सा मेथड बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा आंसर सर्च करने में, आंसर को खोजने में और एक्सप्लोर करने में डिफरेंट रिसोर्सेज में। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए राइट आंसर जो है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बोलते हैं टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विद डेली लाइफ। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जो जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी साइंस की बुक पब्लिश करती है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, जो कंसिस्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं लास्ट में, एंड ऑफ द चैप्टर में या एंड ऑफ द लेसन में, जिससे कि बच्चा लर्न कर सके, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर सके, डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स को, और डेली लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ में उसको कनेक्ट कर सके। तो इसलिए आपके पास लार्ज नंबर ऑफ अनआंसर्ड का मतलब है कि टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास में, जिसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। एक गुड साइंस टीचर शुड कलेक्ट डेटा। एक अच्छे विज्ञान शिक्षक को डेटा एकत्र करना चाहिए। ए रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड, सुटेबल टू व्हाट ही वांट टू प्रूव, हेल्पफुल टू सब्सटेनाइट ऑल द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड। ऑप्शन नंबर डी ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन। बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगर हम एक अच्छे साइंस टीचर की बात करें तो उसको डेटा कैसे, एक अच्छे विज्ञान शिक्षक को डेटा जो पढ़ाने योग्य डेटा है वो कैसे कलेक्ट करना चाहिए वो बताया जाए। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड, उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक। ठीक है, जो साइंस बुक होती है, एक अच्छी साइंस टीचर के लिए डेटा कलेक्ट करना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव को बताए, यानी कि जो उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। ऐसे साइंस का डेटा बच्चों को आपको देना है कि जो अपने उद्देश्य क्या है कि भाई जैसे हम हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको फुलफ़िल करता हो। तो इस प्रोग्राम को एनकरेज करने के लिए लोकल से डेटा कलेक्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है डेटा को, और सारी चीज़ टैली करके ही डेटा को स्टूडेंट तक पहुंचाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड हिज एनवायरनमेंट। तो वहाँ से जितना भी डेटा मिल रहा है, तो रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। A teacher wants to emphasize the social issues such as poverty, illiteracy, and class inequality in the class of environmental studies. Which of the following learning experience will be more effective in achieving this purpose? हिंदी में देखते हैं। एक शिक्षक पर्यावरण अध्ययनों की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता और सामाजिक मुद्दों पर जोर देना चाहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव अधिक प्रभावी होगा? Options are ask the learner to write slogan on related issues, organize special lectures on related issues, asking for collective project to collect and analyze information related to the learners, and option number D ask the learner for collective project transaction to collect and analyze relevant informations। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आस्क द लर्नर फॉर कलेक्टिव प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन टू कलेक्ट एंड एनालाइज रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस। कहने का मतलब है आपका कि जब भी हम इस तरीके की मतलब लर्नर्स से हम कलेक्टिव प्रोजेक्ट के साथ में वर्क कराएंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो अधिगम कठिनाइयों और शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो भी सुविधाओं से वंचित समूह हैं और जो ऐसे बच्चे हैं,
तो उनको अधिक गंभीरता से और ध्यानपूर्वक हमें पढ़ाने की मांग करनी है और इसी शिक्षा प्रणाली और समाज से वंचित समूह के बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। तो यही इस ऑप्शन में समझाया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे भाई। द टॉपिक नेचर ऑफ लाइट The topic nature of light in class 8 से 7 can be taught effectively by कक्षा 7 के में विषय प्रकाश की प्रकृति प्रभावी ढंग से सिखाया जाता है। ऑप्शंस आर dictating notes to the student in the classroom, ask student to write an assignment, option number C using hand on activities to be performed by the student, D detailed explanation related to the टॉपिक। आपको बताना है टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लाइट, जो प्रकाश की प्रकृति है। तो क्लास हम 7th में इसको पढ़ा रहे हैं, तो किस तरीके से इसको इफेक्टिवली हम पढ़ा सकते हैं, फटाफट से आप राइट आंसर कीजिए। तो देखिए सही ऑप्शन जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। साइंस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हमें बहुत ध्यान रखना है। यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। अगर हम विज्ञान के बारे में, अगर विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जितना भी विज्ञान है तो एनसीएफ को ध्यान में रखते हुए जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़ के जो अनुभव से संबंधित जितनी भी हमारी अवधारणाएं होती हैं, उनका उपयोग कराना है हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, गतिविधियाँ करें और अपने हाथों का प्रयोग करके गतिविधियाँ करें, जिससे उसको लर्न होगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटी से क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इन टीचिंग ऑफ साइंस विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड्स, विज्ञान के शिक्षण में है जो प्रयोगशाला विधि की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए द नॉलेज एक्वायर्ड बाय दिस मेथड इज मोर सॉलिड, बी द चाइल्ड लर्न बाय डूइंग, सी द चाइल्ड ऑफ लोअर एज कैन लर्न फास्ट इन दिस मेथड, डी इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डिस्कवरी। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। इन साइंस टीचिंग की अगर बात करें तो जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, तो प्रयोगशाला विधि की एक विशेषता नहीं है, नॉट पूछा गया है भाई, इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। आंसर करें क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, द चाइल्ड ऑफ लोअर एज कैन लर्न फास्ट इन दिस मेथड, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई कि कम उम्र के बच्चों को इस विधि में तेज़ी से सिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे की उम्र कम होगी और उसको हम लेबोरेटरी मेथड से पढ़ा रहे हैं हम, तो उसकी लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द एज ही आप बच्चे को कंटेंट डिलीवर कीजिए। बच्चे को टीचिंग मेथड के हिसाब से उसकी एज भी मैटर करती है कि किस एज में बच्चा है और आप उसको कौन से मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट इज द एम ऑफ डू दिस एंड फाइंड दिस इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में यह और यह मिल रहा है, उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज एट होम टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, लर्निंग डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, प्रोवाइड डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस। क्या होगा करेक्ट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है डू दिस एंड फाइंड दिस। यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपना ऑप्शंस निकाल सकते हैं। डू दिस का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग में ही आ गया कि आप करिए और डिस्कवर कीजिए। फाइंड दिस का मतलब डिस्कवर कीजिए। तो ये किस चीज़ के थ्रू, ये कौन सा उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी प्रोवाइड डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस। भाई आप करके किसी भी चीज़ को सीखोगे और डिस्कवर करोगे, नई टेक्निक को डिस्कवर करोगे या नई चीज़ को इनोवेट करोगे, तो यही इस ऑप्शन में पूछा गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं इसको, जिसमें हम अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस और नेचुरल फिनोमेना और जितने भी हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे इन स्टूडेंट को, जिससे कि वो तीनों चीज़ों को मैनिपुलेट करके और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बनाए अपनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। स्टेटमेंट दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है, ये स्टेटमेंट है, पर प्रभावी चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक हो। ऑप्शन नंबर ए चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, चर्चा के अंत में बच्चों की विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला या दूसरा, बी सी या डी, तीन ऑप्शन स्टेट सही होंगे या केवल डी या केवल सी और डी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट दिया गया धुआं ऊपर क्यों उठता है, तो देखिए जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी, यानी कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें बोलता है बच्चे को एक समान मंच देना चाहिए। भाई सभी बच्चों को एक साथ ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक साथ का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिभाओं को स्वीकारना चाहिए।
बिल्कुल सही है भाई। इंटरेस्ट बनाने के लिए उनकी प्रतिभाएं, जो उनकी एबिलिटीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चर्चा के अंत में विचारों का सारांश करते हुए आकलन, असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। पहला बहुत है, चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, भाई चर्चा चल रही है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, तो इसके दौरान हम कम क्यों प्रश्न पूछेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रेज करने हैं, जिससे बच्चा जो स्टेटमेंट है उसमें इन्वॉल्व हो पाए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई, एट व्हाट लेवल फॉर्मल इवैल्यूएशन शुड नॉट बी डन फ्रॉम साइंस टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से औपचारिक मूल्यांकन किस स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, या हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको उच्चतर माध्यमिक स्तर भी बोला जाता है। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कि विज्ञान शिक्षा के दृष्टिकोण से औपचारिक मूल्यांकन कौन से लेवल पर नहीं किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये होता है हमारा लेवल प्राइमरी लेवल। इस पे भाई हमारा जो फॉर्मल इवैल्यूएशन है वो नहीं किया जाता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। बच्चे का पर्यवेक्षण करते समय शिक्षक को बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। क्लियर है भाई। और माता पिता और अभिभावकों को भी बताना चाहिए मूल्यांकन करने के बाद में, बच्चे का इवैल्यूएशन करने के बाद में। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल पर वैलिड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग ए बैलेंस क्वेश्चन पेपर। निम्न में से कौन सा एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने की सही अनुक्रम है? प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, राइटिंग एंड एडिटिंग ऑफ क्वेश्चंस, राइटिंग न्यूमेरिकल स्कीम, prepare the design, write questions, prepare the numerical plans, match the blueprint. Option C, write the question, prepare a blueprint, match design, write organ plans, write and edit questions, match design, create blueprints। बताया भाई कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो हम क्वेश्चन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फटाफट से आंसर कीजिए। राइट आंसर होगा हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले डिज़ाइन प्रिपेयर करना है हमें, फिर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट करना है, राइटिंग एंड एडिटिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड राइटिंग न्यूमेरिकल स्कीम्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे भाई, 10th क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं साइंस में पेपर 2 में, तो इन सभी क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस भी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है। एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परख नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पानी का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आकलन करेगा? पत्ती को हानि ना पहुंचे इसलिए क्या सावधानी बरती गई है? परख नली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई है? ऑप्शन सी, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग क्या हुआ? ऑप्शन डी बोलता है, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? आंसर बताएं क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा, मतलब कौन सा एनालाइज करेगा? असेसमेंट, एनालाइज करने के लिए कौन सा असेसमेंट होगा? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्या क्वेश्चन मार्क यहीं लग गया, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? तो इस चीज़ का हमें विश्लेषण करना है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में कवर हो रही हैं। क्लियर अभी? और यहाँ हमें केवल ये जो न्यू क्वेश्चन जनरेट हुआ है ये बताना है हमें। तो क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विज्ञान पैडागोजी से हमने लिए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।